Yes, good afternoon, students. Am I audible? Yes, sir. Ask your friends to join quickly. Okay. So in our last class, we completed till this energy method. Okay. यहाँ तक सबको clear था? Yes. Yes, sir. Now write down some important moment of inertias of different types of bodies. Suppose you have a ring, or you can say a hollow cylinder with you. So the moment of inertia for that hollow cylinder is mr square. Okay. So दो तरह के मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होते हैं, एक मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. So here we are discussing about the mass moment of inertia. Okay. So mass moment of inertia for a hollow cylinder will be is equal to mr square, and for a disk of cylindrical disk, solid cylindrical disk, उसके लिए mr square by 2. Hollow sphere के लिए, hollow sphere, that is 2 by 3
mr square and your solid sphere is 2/5 mr square. Okay. Please write it down. I'm giving you time. सारे बच्चे आ गए? Yes. Am I audible to all? Please reply. Yes, sir. Yes. Yes, sir. अच्छा, दो बातें आपको बतानी थी। पहली, एक बच्चे जो टेस्ट, जब मैं आपको लिंक भेजता हूं तो मल्टीपल टाइम्स बच्चे सबमिट कर रहे हैं पेपर। ऐसा क्यों कर रहे हो आप, पहले तो ये बताओ। सर वो पहली बार में ना ऐसा कुछ आया था कि जा नहीं पाया, इस वजह से फिर से किया था मैंने। अच्छा, और एक बच्चे ने नाम वाम कुछ नहीं लिखा। अगर इस तरह से आप भेजोगे तो कैसे पता चलेगा कि किसका क्विज है? डॉट डॉट लगा के आपने भेजा हुआ है abc@gmail.com, इनवैलिड है। अगर इस तरह से कोई भेजता है डॉट डॉट करके और ईमेल आईडी कुछ भी फेक करके भेज रहा है ना, और फिर दोबारा से वो चाह रहा है कि भाई उसको कुछ मिल जाए वहां से, आंसर्स टैली कर ले या कुछ कर ले, ठीक है ना? तो डियर स्टूडेंट्स, आपका आईपी एड्रेस भी ट्रेस हो रहा है, आपका टाइम भी ट्रेस हो रहा है, एवरीथिंग। कौन भेज रहा है ना, वो तुरंत पता चल जाता है किसने भेजा है। समझे? एवरीथिंग इज बीइंग ट्रेस्ड। पूरा एक सिस्टम है ये, ठीक है? तो ऑनेस्ट रहो अपने लिए भी और सबके लिए भी। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मेहनत कीजिए, ठीक है? तो मैं आज एक क्विज का पहले डिस्कशन करना चाह रहा हूँ थोड़ा, कि क्विज में जो है एक बार क्वेश्चंस को हम, आंसर्स पता है आपको सारे क्विज के? नो सर। तो एक बार हम उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, क्विज को। Okay, sir. सो आपका क्वेश्चन था, द रोटर ऑफ अ शिप रोटेट्स इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन व्यूड फ्रॉम stern and ship takes left turn. The effect of this gyroscopic couple acting on it will be. तो आप देखो कि जो रोटर है आपका शिप का, वो क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। अब मैंने आपको तो बताया था, जब शिप नेवल वही जो होता है उसमें स्टर्न जो है, स्टर्न एंड बो, दो चीज बताई थी ना। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, हम पीछे से देख रहे हैं, और शिप क्या कर रहा है, लेफ्ट टर्न ले रहा है, शिप इज टेकिंग लेफ्ट टर्न, तो जायरोस्कोपिक इफेक्ट कितना होगा? कैमरा नहीं है आज मेरे पास यहाँ पे। देखो, this will be the direction of your omega. Yes or no? Right hand thumb rule लगाओ clockwise direction में। यस सर। He is taking left turn, तो यहाँ हो जाएगा, this is your left turn. Now active gyroscopic couple ये होगा, this one. So reactive gyroscopic couple will be in this direction. Yes or no? यस सर। यस Yes, sir. अब यहाँ पे राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो थंब रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन, और ये थंब रिप्रेजेंटिंग योर फोर्स, योर फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। तो जो इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखा रहा है, इसका मतलब जो स्टर्न स्टर्न साइड से देख रहे हैं, इसका मतलब स्टर्न डाउन जाएगा,
तो यहाँ पे देखो स्टर्न डाउन कहाँ था, दो में है, बी ऑप्शन और सी में। लेकिन एक चीज देखो, अगर स्टर्न डाउन जा रहा है तो वो अप जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन सिर्फ सी था, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? यस। जिस जिसका गलत था वो देख लो एक बार। दूसरा चलो, a disk is spinning with the angular velocity omega about the axis of spin, the couple applied to disk causing precision will be। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये, Yes, sir. दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आई ओमेगा ओमेगा पी। The pitching of ship is assumed to take place with simple harmonic motion। Yes, यही होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। यस होता है, हाँ जी ट्रू है। Now, the engine of an aircraft rotating in clockwise direction when seen from tail side। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन एज इट इज सेम था, सिर्फ दोनों में Yes, फर्क sir. क्या है, वो नेवल है और ये एयरक्राफ्ट है। देखो इसमें भी वही है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ इंजन ऑफ एयरक्राफ्ट यहाँ पे चेंज किया गया है। इसको भी देख लो, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ योर ओमेगा, नाउ इज टेकिंग लेफ्ट टर्न, दिस इज द एक्टिव जायरोस्कोपिक कपल, तो रिएक्टिव ये आ जाएगा। यस और नो? तो जो आपका Yes, sir. डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस तरह से डाउनवर्ड आएगी ना, तो योर टेल विल गो डाउन टेल डाउन। and your nose will raise up, so C is the correct option। A engine of a aircraft rotating in a clockwise direction when seen from tail end, and the aircraft takes a turn to right, the effect of gyroscopic couple on the airplane will be dip in the nose and raise of the tail। इसका जस्ट अपोजिट था ये, एंड इफेक्ट जो बता रहा है ये वो सही बता रहा है। अपोजिट है तो इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा। Yes, sir. यस सर। तो ये ट्रू था। देख पा रहे हो आप, तीन क्वेश्चन तो एक जैसे हैं बिल्कुल, बस आपको ये पता लगाना आना चाहिए कि किस डायरेक्शन में कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। The axis of precision is dash to the plane in which the axis of spin is going to rotate। ये मैंने बताया था, जिस एक्सिस में हमारा स्पिन कर रहा है उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ प्रिसिशन। यस और नो? Yes, sir. तो ये Yes, सीधा sir. सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था, ये भी कुछ करना ही नहीं था। When the pitching of ship is upward, the effect of gyroscopic couple acting on it will be pitching। पिचिंग का मतलब समझ रहे हो, वो अप एंड डाउन, जो आपका बो साइड बो पार्ट है एंड स्टर्न साइड है जो आपकी, वो पिच हो रही है, अप एंड डाउन हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ जायरोस्कोपिक कपल एक्टिंग ऑन इट विल बी टू मूव द शिप टुवर्ड्स स्टारबोर्ड। यस और नो? स्टारबोर्ड साइड, पोर्ट और स्टारबोर्ड साइड बताई थी ना मैंने आपको, Yes, sir. ठीक है। नाउ द रोलिंग ऑफ अ कंप्लीट शिप साइडवे इज नोन एज पिचिंग ऑफ शिप। रोलिंग ऑफ शिप साइडवेज इज नोन एज पिचिंग ऑफ शिप। क्या ऐसा होता है? No, sir. Yes, so this is false। The steering of ship means, ये वाला देखो, ये दोनों कनेक्टेड है ऑप्शंस, ट्रू एंड फॉल्स, एंड ये वाली स्टेटमेंट देखो, दोनों को पढ़ो। कंप्लीट साइडवेज मूव करने का मतलब है आप शिप को टर्न कर रहे हो,
स्टीर कर रहे हो उसको, समझे? 5 एंड 6 क्वेश्चन को देखो ध्यान से। द रोलिंग ऑफ शिप कंप्लीटली, इसका मतलब तो साइड हो गया ना पूरा। तो स्टेयरिंग ऑफ शिप मींस रोलिंग ऑफ कंप्लीट शिप साइडवेज। वहां पे बता रहा है कि रोलिंग ये होती है, नहीं ये रोलिंग नहीं होती, ये क्या होता है, स्टीयरिंग होता है, इसीलिए फॉल्स है। द रोटर ऑफ a ship rotates in a clockwise direction when viewed from stern and the ship takes a right turn. The effect of gyroscopic couple acting on it is raise the stern and lower the bow. देखो वही क्वेश्चन था ऊपर वाला, यहाँ पे इसको ट्रू एंड फॉल्स में पूछा है बस। So the test was very easy, yes or no? बट कंडीशन एक Yes. थी, आपको पढ़ा होना चाहिए, मटेरियल रिवाइज होना चाहिए। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर थ्योरी, ये आपने लिख लिया? ओके, नाउ अभी तक जो हम काम कर रहे थे, जो भी हम फॉर्मूलाज ड्राइव कर रहे थे, दैट वाज फॉर स्प्रिंग बीइंग massless. But what will happen if there is a mass in the spring? So how will you define that equation for that? So here you will see, if I take a small element dy at a length of y from the point where it is hinged or where it is fixed, spring is fixed, तो मैं एक इक्वेशन बना सकता हूं दैट इस यूनिट जो हमने dy जो लेंथ लिया है, इसका मास कितना हो सकता है। यस, dy इंटीग्रेट करूं मैं 0 to l, then I will get whole mass. Now if the velocity v is for the whole length, पूरी लेंथ की वेलोसिटी v है, तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, u is v by l, पर यूनिट लेंथ की कितनी वेलोसिटी है, मल्टीप्लाई बाय द टोटल लेंथ दिस पॉइंट पे। हमने इसको ये वाला सेगमेंट लिया है, इस वाले पॉइंट पे, इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये वाली। yes or no? So for the kinetic energy we have half into mass, that is total mass उसका ms था। अब यूनिट मास हमें जो निकालना था वो डिवाइड बाय एल करूंगा, तो यूनिट मास आ जाएगा, मल्टीप्लाई करूंगा उस एलिमेंट का मास कितना है, वी हैव टू इंटीग्रेट इट dy बाय, इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना dy से उसको, यस और नो, 0 to y तक। Yes. एंड वेलोसिटी हमने निकाल ली उस लेंथ की, दैट इज u इज इक्वल टू v बाय एल इंटू वाई, और हमारे पास फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv स्क्वायर। नाउ प्लेस द वैल्यू ऑफ मास हियर, मास की वैल्यू कितनी आ गई, ms बाय एल इंटू डी वाई, एंड वेलोसिटी इज v बाय एल इंटू वाई का होल स्क्वायर। So then if we solve this equation, I will get dy 0 to l है, तो I will get m by s, that is dy y by l. ओके, अब y यहाँ पे है तो y क्यूब बाय क्या आएगा, y क्यूब बाय 3 आ जाएगा कि नहीं आएगा, यस और नो? अरे इस वाली इक्वेशन को मैं ओपन करूंगा ना, Yes, sir. v स्क्वायर बाय एल स्क्वायर ये आ जाएगा y, और y के साथ dy है, यहाँ पे y स्क्वायर है ऑलरेडी, तो इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, +1 पावर +1 डिवाइडेड बाय पावर, तो पावर +1 कितना Plus. हो गया, ये हमारा y था, y क्यूब बाय 3। अब मैं इसकी लिमिट 0 से l लिया है, अगर मैं 0 करता हूँ सब चीज 0 आएगी, l यानी कि l जो पुट किया है लिमिट वो -0 के साथ लिमिट, तो दिस विल गिव यू दिस इक्वेशन। नाउ वी हैव l हियर, l स्क्वायर हियर एंड l क्यूब हियर, दिस विल कैंसल आउट, तो हमें जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी दैट इज 1/6, दैट इज मास ऑफ द स्प्रिंग इनटू इट्स वेलोसिटी का स्क्वायर, 1/6 टाइम्स व्हेन देयर इज अ मास ऑफ स्प्रिंग इज कंसीडर्ड। ठीक है, नाउ Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं वैल्यू को, हमारे पास हाफ के एस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर तो है। नाउ स्प्रिंग की कुछ काइनेटिक एनर्जी भी है,
वो इतनी है, उसको भी हमें इसमें यूज करना पड़ेगा बिकॉज वी आर यूजिंग एनर्जी मेथड, ठीक है ना। तो इसमें सारी एनर्जी निकालनी पड़ेगी सिस्टम की। नो सिस्टम की एनर्जी ये भी है। So after solving, I will get that omega n is equal to under root s m, that is mass जो उसके साथ नीचे लगा हुआ है, plus mass of the spring divided by 3. This will be the actual value for for the vibration of spring having mass. तो ये एक फॉर्मूला स्टैंडर्ड बन गया हमारे पास कि हमें स्टिफनेस पता है, मास पता है और मास ऑफ स्प्रिंग पता है, then we can find the actual frequency of vibration, natural frequency of vibration. Now another method, that is torque method. Now consider this is a pendulum. You can say this is a pendulum. Pendulum में the string mass is 0 and a bob of mass m is being suspended by this string. Now suppose if I displace this or I disturb this with a little angle theta in your anti-clockwise direction, then you will see this mg force will act in this direction, that is left side direction, and the component will be mg sine theta. Okay, yes or no? This will be the restoring force that will generate after displacement. Now arc length will be equal to r theta होती है, r theta नहीं, बट यहाँ पे r क्या है, r is equal to length of the string. string की length के बराबर है r, यहाँ पे ये देखो, yes or no? So what we get? Yes, sir. We get that is this length is equal to L sine theta. Now when theta is small, sine theta will become equal to theta, so it will become L theta. Yes or no? Sine theta will convert to theta for theta is very very small. Yes or no? Yes, Yes, sir. sir. Now writing the equation for the torque, that is I that is moment of inertia multiplied by the angular torque, angular acceleration will give you the torque. Yes or no? I alpha. और दूसरा हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स कितना है, दैट इज mg. और यहां से देखो मैंने टॉर्क की जो वैल्यू निकालने के लिए आपको बताया था, मूवमेंट और टॉर्क निकालने के बताया था, मैंने कहा था स्ट्रेट अवे सीधे दो लाइन ड्रॉ करो, एक तो जो एक्शन ऑफ फोर्स है और परपेंडिकुलर उससे जहां से हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, तो ये वाला डिस्टेंस आ गया, तो वो डिस्टेंस कितना है, दैट इज एल थीटा. यस और नो? तो mg मल्टीप्लाई बाय एल थीटा विल बी इक्वल टू द रेजिस्टेंस, द फोर्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स. तो डीएलएम्बर्ट प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट इज टोटल फोर्स will must be equal to 0. तो I double dot the inertia plus mgl theta must equal to 0. ये तो कहता है डीलम्बर्ट्स प्रिंसिपल. Yes, यस sir. और नो? सर एक मिनट हाँ सर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरे ख्याल से एल साइन थीटा हुआ. हाँ, तो एल साइन थीटा ही तो है. सर अभी आपने एल थीटा बोला था. यार तुम सुन नहीं रहे हो. सर एल एल साइन थीटा थीटा कैसे बोला. आया, एल थीटा आया कैसे? सर आर क्या है तो आर्क लेंथ की एल वैल्यू इंटू कितनी? थीटा. आर्क लेंथ की वैल्यू बेटे आर थीटा होती है, होती है. वही तो मैं कह, यस सर वो तो कह रहा हूँ मैं. हाँ, लेकिन जो ये आर्क लेंथ है ना ये आर्क लेंथ की है. हम क्या कह रहे हैं, ये आर्क इतना डिस्प्लेसमेंट इतना छोटा है, इतना छोटा है कि जो आर्क है ये ऑलमोस्ट इक्वल टू ये जो डिस्टेंस है ना इसके बराबर है. या फिर आप ऐसा सोचो, ये एक ट्राइंगल बन रहा है, तो ट्राइंगल में मुझे बताओ इसका जो एल है इसका थीटा डिस्प्लेस क्या है, तो इसका कंपोनेंट एल साइन थीटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? यस सर. तो एल साइन थीटा, अगर थीटा बहुत छोटा होता है ना तो वी रिप्लेस साइन थीटा विद थीटा. लिमिट वाले चैप्टर में पढ़ना, 11th क्लास में लिमिट्स में पढ़ा होता है. sin theta is almost equal to theta when theta approaches to 0. ठीक है सर. ओके. sin theta by theta when limits is equal to 0, limits
L इज इक्वल टू 0 जब पुट करते हैं तो साइन थीटा बाय थीटा की वैल्यू 1 आती है कि नहीं आती? तो सिमिलरली वही कि इसका समझाने का मैंने आपको समझाया भी होगा कि जब हम साइन थीटा की वैल्यू करते हैं ना तो ग्राफ इस तरह से आता है कि इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यू साइन थीटा की निकालूं तो वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर ही होगी। तो अगर आप साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 45 पे जाके उसकी वैल्यू, या फिर साइन 30 पे जाके 1/2 हो रही है, यस और नो? तो ग्रेजुअली बढ़ रही है, लेकिन थीटा बहुत स्मॉल रखा है, तो आप साइन थीटा की वैल्यू निकालो या थीटा की वैल्यू निकालो, इट ऑलमोस्ट इक्वल्स, वो इक्वली आएंगे, ऑलमोस्ट इक्वल आएंगी, ऑलमोस्ट इक्वल। सो हम साइन थीटा का ज्यादा जमेला पालते नहीं है, वी सीधा रिप्लेस कर देते हैं साइन थीटा विद थीटा। ओके, यहां से आया ये ओके वैल्यू, ये सुनते नहीं हो आप? ये देखो, ये पहले लिखा हुआ रेड पेन से, ये मैंने एक्सप्लेन किया है बच्चों को, और आप सो के उठते हो। सॉरी सर, वो अभी कोई गेट पे आया था ना, इसलिए मैं हाँ खोलने तो गया फिर था। फिर सॉरी वही सर। बात है ना, सुना आपने नहीं, बच्चों का सर कोई टाइम बात आपने नहीं, वेस्ट कर दिया। सॉरी सर, सॉरी कह रहा हूँ, सॉरी। ओके ठीक है, तो आते हैं वापस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? नाउ फॉर अ लेंथ L, ठीक है, इसके लिए अगर हम बात करें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी इक्वल टू ml स्क्वायर, I विल बी रिप्लेस्ड बाय ml स्क्वायर, एंड वी टेक हेयर कॉमन m को इधर ले जाएंगे, इट विल बी 0। सो हमारे पास यहाँ पे देखो L है, यहाँ से एक L कट जाएगा, we will getting that is theta double dot means your angular acceleration plus g by L into theta is equal to 0. Now this is also the form of differential equations जो हमारी पहले बनी थी, जिसमें हमारा x डबल डॉट प्लस s बाय m इंटू x इज इक्वल टू 0 इक्वेशन आई थी, याद करो ऊपर वाली इक्वेशन जो आई थी, यस और नो? सो उसका सोल्यूशन हमने जब निकाला था तो हमें क्या मिला था, दैट इज r साइन ओमेगा t प्लस फाइव। सिमिलरली यहाँ पे भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें वही सोल्यूशन मिलने वाला है। तो व्हाट विल गेट, वी गेट ओमेगा n इज इक्वल टू g बाय l रेडियन पर सेकंड, वहां पे क्या था s बाय m, यहाँ पे है g बाय l, राइट? समझ में आया? टॉर्क मेथड समझ में आया? यस सर। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। देखो, दिस इज द क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड इन गेट एग्जामिनेशन। देखो उसको ट्राई करके सॉल्व करने की होता है तो कर रहे हो ट्राई? टॉर्क मेथड लगा दो इसमें, इसको थीटा डिग्री से अगर हम डिस्प्लेस करते हैं तो नीचे वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, एल थीटा, और मिड पॉइंट का जो डिफ्लेक्शन है बार का, दैट इज एल बाय टू थीटा। नाउ रिस्टोरिंग फोर्स कितनी आ गई, एस इंटू एल थीटा, एस इज द स्टिफनेस इंटू डिस्प्लेसमेंट विल गिव यू द फोर्स, यस और नो? यस सर। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज एम एल स्क्वायर इंटू थीटा, यस और नो? चलो करते हैं इसको। यस सर। सो आई क्या है, दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12 फॉर बार, ठीक है। और हमारे पास होता है डिस्टेंस परपेंडिकुलर सेंटर से कितना है, एट जिस पे हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अगर इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट हम निकालते हैं दैट इज एम एल स्क्वायर बाय 12 आता सीधा, लेकिन हम निकाल रहे हैं इसके एक एंड पे, तो हमें ये वाला डिस्टेंस दैट इज एम इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है एल बाय टू का स्क्वायर, इसमें और जोड़ना पड़ेगा। सो नेट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज फॉर दिस बार विल बी एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है। नाउ स्प्रिंग का जो फोर्स है, टॉर्क ड्यू टू दिस स्प्रिंग विल बी इक्वल टू
दैट इज फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. फोर्स कितना था? S इंटू एल थीटा. परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज L. यहां से देखो तो मुझे पास आ गया एस एल स्क्वायर थीटा. थीटा मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, प्लस एम एल थीटा बाय 2. अब मैं इस आई को इधर लेके जाऊं तो मुझे जो वैल्यू मिलेगी ओमेगा एन की, द कोफिशिएंट ऑफ थीटा विल बी योर ओमेगा एन ना. तो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एस एल स्क्वायर प्लस एम जी एल बाय 2 डिवाइडेड बाय एम एल स्क्वायर बाय 3. किसी को कोई दिक्कत पूछो. यस स्टूडेंट्स. समझ में आया ये क्वेश्चन न्यूमेरिकल? यस सर. बाकी बच्चे सो रहे हो क्या? बाकी बच्चे सो रहे हैं? नो सर. नो सर. फिर रिप्लाई क्यों नहीं देते? तुषार, रोहित जैन. सर मैं बोल रहा हूँ सर. Okay. कल 2 स्टूडेंट्स को मैंने बाहर कर दिया था बिकॉज दे वर नॉट अटेंटिव इन क्लास. ओके, द सेम प्रोसीजर विल बी फॉलोड आगे भी, अगली क्लासेस में भी. ठीक है, बी अटेंटिव इन दिस क्लास. नाउ एक क्वेश्चन ये आप लिख लो. ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन एंड सॉल्व इट ऑन योर ओन. कल इसमें डिस्कस कर लेंगे हम. ठीक है ना. टॉर्शनल वाइब्रेशन का दिस इज द क्वेश्चन. टॉर्शनल वाइब्रेशन. इसको थोड़ी देर बाद करते हैं. ठीक है, इसके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सोम की, वो आपको बतानी पड़ेंगी. इसको बाद में करेंगे. ओके ओके सर. सीधा आते हैं हम मेथड ऑफ स्टैटिक डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम और के रिलीज मेथड. होता क्या है, इफ यू हैव बीन गिवन द डिफ्लेक्शन ऑफ अ बीम, बीम की डिफ्लेक्शन आपको मिली हुई है, एंड ही इज आस्किंग यू द फ्रीक्वेंसी ऑफ नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ द बीम, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो मैंने कल आपको बोला था कि आपको सोम में जो फिक्स्ड बीम्स होते हैं, बीम्स, उनकी डिफ्लेक्शन इन बीम्स एक टॉपिक है आपका, आप उसको पढ़ के आना. डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, जिसमें डिफ्लेक्शंस है डिफरेंट डिफरेंट कैंटिलीवर बीम्स विद पॉइंट लोड, कैंटिलीवर बीम विद यूडीएल, your simple supported beam with point load, simply supported beam with continuous load, है ना, distributed load. तो उसकी अलग अलग डिफ्लेक्शंस हैं. सो यू हैव टू फाइंड आउट डिफ्लेक्शंस की वजह से कितनी आपके जो है वाइब्रेशन इंड्यूस हुई है सिस्टम के अंदर. तो जब तक आपको डिफ्लेक्शन नहीं पता होगी पॉइंट पे, तब तक आप ये वाला फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. ठीक है, तो रिलीज मेथड पढ़ते हैं जरा. आज देखेंगे इसमें कुछ टर्म्स, वो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, एंड मेमोराइज देम. एग्जाम्पशंस हैं कुछ इसमें. पहली क्या है, ओनली अप्लाइड इन नेचुरल वाइब्रेशंस. अगर फोर्स्ड वाइब्रेशन आपके सिस्टम में है तो रिलीज मेथड लगेगा नहीं. सिर्फ नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए रिलीज मेथड एप्लीकेबल है. ओनली अप्लाइड इन अ स्प्रिंग मास सिस्टम और इक्वलेंट, मतलब स्प्रिंग मास सिस्टम या ऐसा सिस्टम जिसको स्प्रिंग मास में कन्वर्ट किया जा सके. देयर मस्ट बी ओनली वन मास इन द सिस्टम. ओके, अगर मल्टीपल मास सिस्टम है तो रिलीज मेथड फेल हो जाता है. सो दीज आर द 3 assumptions फॉर द रिलीज मेथड्स एप्लीकेशन. Now take this example. Now a basic spring mass system is here, with M is the mass mounted on the spring and the spring has at the stiffness S. Now suppose this mass has deflected this spring by delta. तो स्प्रिंग फोर्स कितना है, दैट इज S इंटू डेल्टा. यही होगा स्प्रिंग फोर्स, दिस इज स्प्रिंग स्टिफनेस इंटू मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्प्रिंग. यही होता है ना.
अरे स्प्रिंग फोर्स कितना होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, यस सर। Yes, sir. तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा है यहाँ पे, तो एस इंटू डेल्टा, और ये एस इंटू डेल्टा स्प्रिंग फोर्स इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, तो ये किसके इक्वल होगा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्प्रिंग दैट इज mg। अगर मैं दोनों को पुट करूं, एस डेल्टा इज इक्वल टू mg, और डेल्टा की वैल्यू अगर मैं निकालूं दैट इज इक्वल टू mg बाय s। ठीक है, अब रिलेज मेथड क्या कहता है, रिलेज मेथड कहता है कि ओमेगा n इज इक्वल टू g बाय अंडर रूट g बाय डेल्टा। अब यहाँ डेल्टा की वैल्यू पुट करो जरा, तो ओमेगा n इज इक्वल टू, पेन दिख नहीं रहा दूसरा लेता हूं, ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट g अपॉन mg। अब नीचे s है इसमें, तो मल्टीप्लाई s ऊपर आ जाएगा। नाउ दिस g एंड g विल कैंसिल आउट, तो ओमेगा n की वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट s बाय m। अरे वाह, यही तो हमने लीनी ऊपर निकाली थी स्प्रिंग मास सिस्टम की, निकाली थी नहीं निकाली थी, s बाय m, अंडर रूट s बाय m, ये तो यहाँ Yes, से भी sir. आ रही है। तो रिलेज मेथड से सीधे आप निकाल सकते हो, इसका मतलब रिलेज मेथड आपको सटीक रिजल्ट दे रहा है, बट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए इसकी, कि यूनिट मास होना चाहिए, एक मास होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मास इज 1। दूसरा कि स्प्रिंग मास सिस्टम या इक्विवेलेंट सिस्टम पे होगा, या और तीसरा ये कि आपकी सिर्फ नेचुरल वाइब्रेशंस के लिए ही ये एप्लीकेबल है, फोर्स्ड वाइब्रेशंस के लिए नहीं लगेगा। सो दिस इज एक्सप्लेनेशन। सो नाउ फॉर दिस कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम आपको स्प्रिंग फोर्स निकालना पड़ेगा, फिर टॉर्क निकालना पड़ेगा। यहाँ पे रिलेज मेथड आप सीधा लगाइए, देखो मास एक है, यस एक है, स्प्रिंग मास सिस्टम और इक्विवेलेंट है, हाँ जी बिल्कुल सही है। अब देखो इसने बोल दिया ये मासलेस है बार, तो सीधा डिफ्लेक्शन निकालो ना भाई, यस और नो, सीधा डिफ्लेक्शन निकालो और वैल्यू पुट करो। देखो जरा इसको एक बार, समझ में आ रहा है? इसने क्या किया है, पॉइंट ओ के अबाउट मोमेंट इज इक्वल टू 0 कर दिया, तो m इंटू बी, m इंटू बी इंटू जी इज इक्वल टू फोर्स, स्प्रिंग फोर्स है, f इंटू ए डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू टॉर्क, ये 0 हो जाएगा ना। अरे यार ये वाली जो वैल्यू है यहां से यहां तक, और यहाँ पे लिख रहा है mg, तो mg इंटू बी टॉर्क हो जाएगा ना, ओके अबाउट मूवमेंट इज इक्वल टू एफ, ये अपवर्ड फोर्स लग रहा है यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स, इंटू ए के बराबर होगा। अब ए के एफ कितना है, दैट इज एस इंटू डेल्टा 1, ये सुनो, तो हमें रेशियो मिल यस जाएगा यहाँ से डेल्टा और डेल्टा 1 का, ये वाला, तो डेल्टा कितना आ जाएगा, दैट इज डेल्टा 1 बी बाय ए। अब डेल्टा 1 निकाल लें तो हमारा काम बन जाएगा। अब डेल्टा 1 हम इसी इक्वेशन से निकालेंगे, ठीक है, दैट इज mg बाय s1, पुट दिस वैल्यू हियर यहाँ पे, एंड इसको हम सीधा वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से, दैट इज डेल्टा इज इक्वल टू अंडर रूट g बाय डेल्टा, ओ सॉरी ओमेगा n इज इक्वल टू g बाय डेल्टा। जैसी वैल्यू यहाँ पुट करोगे यू विल गेट द रिजल्ट ओमेगा n इज इक्वल टू अंडर रूट g बाय डेल्टा। कुछ पल्ले पड़ा? यस स्टूडेंट्स, कुछ आया समझ में? Yes, sir. प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। Okay, sir.
So please attend to your roll call. Aman, Yes, sir. Aman Singh, Present, sir. Asutosh, Yes, sir. Chanchal, Jatin Arya, Kunal, Mohit Adana, Yes, sir. Nidik, Nitish, Nitish Sharma, Subham Kumar Rana, Tushar, Present, sir. Tushar Saini, and Rohit Kumar Jain. Present, sir. Okay. So thank you. कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में, राइट? Okay, sir.